हाँ तो दोस्तों, मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी आरो भाग दो। और आरो भाग दो में जैसा मैंने आपको पहले बताया है, इसमें दो भाग हैं। इसके अंदर भी गद्य और पद्य। तो हम लोगों ने पहले पद्य भाग को लिया था। पद्य भाग के पाठ 7 पर हम पहुंचे। हमारी जो यात्रा है, पढ़ते पढ़ते हम लोग पाठ 7 पर पहुंचे। और इस पाठ 7 की जो कविता है बादल राग, और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हम लोग इनकी कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इसके पहले बोलना चाहूंगा कि जो चैनल आप देख रहे हैं ललित गुप्ता सर 560, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो विषय संबंधित नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। साथ में मेरा इंस्टाग्राम चैनल ललित.गुप्ता67, आप चाहें तो इस पर भी मेरी वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोई भी समस्या हो या किसी विषय संबंधित जानकारी चाहिए तो मुझे आप व्यक्तिगत नंबर, जो मेरी व्यक्तिगत नंबर है, इसको आप मुझे फोन लगा सकते 77 480 34 984। आपको जो भी समस्या हो आप किसी भी समय मुझे फोन लगा सकते हैं और हिंदी विषय संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग चलेंगे पाठ 7 बादल राग। और ये जो कविता है इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल राग कविता जो है, आपको थोड़ा सा समझा दूं का अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है ना। इनका एक रचना है, इनकी एक काव्य रचना है, उसका नाम है अनामिका। और अनामिका में 6 खंड है। तो अनामिका के 6 खंडों में बादल राग कविता प्रकाशित है। लेकिन यहां पर जो हमारी जो पाठ्य पुस्तक में, जो पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित किया गया है, उसका 6ठा खंड लिया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बादल राग कविता अनामिका के कितने खंडों में प्रकाशित है। तो हम सभी को पता होना चाहिए 6 खंडों में प्रकाशित हो, है ना। एक तो पहली बात तो ये। और दूसरा, यहाँ मतलब हमारे पाठ्यक्रम में इसका कौन सा हिस्सा या कौन सा जो खंड लिया गया, तो 6ठा खंड लिया गया। इसके बाद है यहाँ पर बादल का आह्वान किया है। बादल को किस रूप में देखा? क्रांति के रूप में, ठीक है। साथ में नवनिर्माण के रूप में, और ये एक बदलाव का अग्रदूत है। तो परीक्षा की दृष्टि से 1 नंबर के हिसाब से कभी प्रश्न आ जाए तो हमें ध्यान रखना है कि क्रांति के रूप में, नवनिर्माण का कारण और बादल बदलाव का अग्रदूत है। अब प्रश्न नंबर 1 है, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया और क्यों? अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों कहा गया? तो देखते हैं। दुख की छाया क्रांति या विनाश की आशंका को कहा गया। दुख की छाया क्रांति या विनाश की आशंका को कहा गया है। क्रांति की हुंकार से पूंजीपति घबरा उठते हैं। वे अपनी सुख दुख, सुख सुविधा होने के डर से दिल थाम कर रह जाते हैं। उनका सुख अस्थिर है, उन्हें क्रांति में दुख की छाया दिखाई देती है। ठीक है, तो हमने देखा ये कि किस तरह से जो दुख की छाया क्रांति या विनाश की आशंका को कहा गया है। क्रांति की हुंकार से पूंजीपति घबरा उठते हैं। वे अपनी सुख सुविधा खोने के डर से दिल थाम कर रह जाते हैं और उनका सुख अस्थिर है, उन्हें क्रांति के दुख की छाया दिखाई देती। प्रश्न नंबर 2 है, अशनि पात से शापित उन्नत शत शत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया? इस पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया? पंक्ति है अशनि पात से शापित उन्नत शत शत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया? देखते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने 2 तरह के लोगों की ओर संकेत किया। प्रथम में कवि पूंजीपति वर्ग को संबोधित कर रहा है। पहले नंबर पे कवि जो है वो पूंजीपति वर्ग को संबोधित कर रहा है, जो किसानों मजदूरों का शोषण करते हैं। उन्हें इस बात का अहंकार रहता है, किन लोगों को? जो पूंजीपति लोग हैं, उन्हें इस बात का अहंकार रहता है कि हम लोग मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम बहुत दमदार व्यक्ति हैं। तो पहले नंबर पर है ना 2 तरह के, है ना। सबसे प्रथम में उन्हें कवि ने पूंजीपति वर्ग को संबोधित किया है या कर रहा है, जो किसानों मजदूरों का शोषण करते हैं। उन्हें इस बात का अहंकार भी रहता है कि हम शोषण कर रहे हैं। और दूसरे, कवि बादल के रूप में मजदूर वर्ग की ओर संकेत कर रहा है, मजदूर वर्ग को क्रांति के लिए आह्वान कर रहा है और उनके अनुसार बादल जो है क्रांति का आगाज करते हैं। बादल जो है यहाँ पर क्रांति का अग्रदूत है, बादल को क्रांति का अग्रदूत माना गया है। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। हाँ तो बच्चों, अब हम पहुंचे हैं प्रश्न नंबर 3 पर।
प्रश्न नंबर 3 है विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है? छोटे ही शोभा पाते ऐसा क्यों कहा गया? इसी प्रश्न में एक ही प्रश्न है और एक ही प्रश्न में दो प्रश्न छुपे हुए हैं, एक ही प्रश्न में दो प्रश्न छुपे हुए हैं। देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है विप्लव रव से क्या तात्पर्य है? तो हम देखेंगे कि विप्लव रव से क्या तात्पर्य है। तो विप्लव रव से कवि का तात्पर्य क्रांति से। किससे है? क्रांति से। पहला प्रश्न यह है कि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते पंक्ति में विप्लव रव जो पंक्ति है इससे क्या तात्पर्य है? तो विप्लव रव का तात्पर्य क्रांति से। ठीक है। अगला प्रश्न है छोटे ही शोभा पाते ऐसा क्यों कहा गया है? छोटे ही शोभा पाते ये बात क्यों कही गई है? तो देखते हैं। गरीब जब क्रांति होती है, कवि के अनुसार जब क्रांति होती है तो गरीब लोगों में या आम जनता में जोश बढ़ जाता है, क्योंकि क्रांति उनके लिए हो रही है, बदलाव के लिए हो रही है और उनके उत्थान के लिए, उन्नति के लिए हो रही है। तो उन लोगों में जोश बढ़ जाता है। यह वही वर्ग है जो शोषण का शिकार होते हैं। अतः जब समाज में क्रांति होती है तो इन्हीं से आरंभ होती है और इनके उत्थान और उन्नति के लिए होती है ना। हम सभी को यह पता है, मैं आपको प्रश्न के बीच में थोड़ा सा समझा दूं कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ये छायावाद के आधार स्तंभ जो कवि हैं चार, है ना, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, महादेव वर्मा, उनमें ये छायावाद के भी कवि है, साथ में ये प्रगतिवादी कविता के भी कवि है। और हमारी जो कविता है ये प्रगतिवाद को संबोधित कर रही है, क्रांति को, क्योंकि प्रगतिवाद में हमें पता है कि प्रगतिवादी जब आंदोलन हुआ तो उसमें क्रांति और मजदूर वर्ग को महत्व दिया गया, है ना, और पूंजीपतियों का विरोध किया गया। देखते हैं प्रश्न नंबर 4। बादल के आगमन से प्रकृति में होने वाली किन किन परिवर्तनों को, परिवर्तन, ये बादल के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता में रेखांकित करती है? क्या क्या परिवर्तन? जैसे बादल आते हैं तो एक सामान्य सा प्रश्न है कि जब बादल आते हैं तो प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि बादल आते हैं तो प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे क्या क्या परिवर्तन? जब बादल आते हैं तब आसमान बादलों से भर जाता है तथा बादलों की गर्जना आरंभ हो जाती है। जैसे बादल आए पूरा आकाश जो है, आसमान बादलों से भर जाएगा, बादलों की गर्जना प्रारंभ हो जाएगी और बादलों की गर्जना के साथ इसके बाद होने वाली वर्षा से चारों तरफ हरियाली छा जाएगी और जिससे किसान प्रसन्न हो जाता है। ये बादलों के आगमन से परिवर्तन होता है ना। और थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूं, इसके कुछ महत्व, इसमें व्याख्या भी दी गई है। मैं अगली वीडियो में आपको व्याख्या का भी जो किस तरह से व्याख्या के प्रश्न को हल करते हैं, क्योंकि व्याख्या भी हमारे पाठ्यक्रम में 4 अंक में पूछी जाती है, ठीक है ना। तो कविता की व्याख्या जो है मैं इसके बाद आपको समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन इसके ठीक बाद हमें अभी मुझे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिखे एक एक अंक में, तो वो अब मैं आपके सामने लिखूंगा। तो देखते हैं अगला 5वें प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। हाँ, तो अब हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर पहुंचे हैं। इस पाठ के मुझे एक एक अंक के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लगे तो मैंने आपके लिए निर्माण किए हैं जो परीक्षा में महत्वपूर्ण आने लायक। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। कवि ने किसे जल प्लावन तथा किसे कीचड़ कहा है ना। तो किसे जल प्लावन तथा किसे कीचड़ कहा है? तो कवि ने क्रांति को जल प्लावन, क्रांति को क्या कहा है? क्रांति को जल प्लावन तथा पूंजीपतियों को कीचड़ कहा है। प्रश्न नंबर 2 है कवि के अनुसार जीवन में क्या अस्थायी है? तो हमने देखा पूरी कविता जो पढ़ते हैं हम लोग तो इसमें ये पहली पंक्ति में ही है कि अस्थिर सुख पर दुख की छाया। तो क्या है? जो सुख और दुख जो है इस संसार में कवि के अनुसार सुख भी अस्थायी है और दुख भी अस्थायी है ना। दुख भी अस्थायी है, अस्थायी है, ठीक है ना। सुख भी अस्थायी है और दुख भी अस्थायी है। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। पूंजीपतियों को किस बात का भय रहता है? पूंजीपतियों को सदा किस बात का भय सताता रहता है? तो हम देखते हैं पूंजीपतियों को हमेशा अपने खिलाफ होने वाली किसी क्रांति का भय रहता है। पूंजीपतियों को हमेशा अपने खिलाफ होने वाली किसी क्रांति का भय रहता है। प्रश्न नंबर 4 है कविता बादल राग में कवि किसके शोषण की बात
कर रहा है। यहाँ पर कवि जो है किसके शोषण की बात कर रहा है, तो देखते हैं कविता बादल राग में कवि पूंजीपतियों के द्वारा मजदूरों के शोषण की बात कर रहा है। इस तरह से हम थोड़ा सा पाठ समझेंगे। आप लोगों के सामने ये पाठ रखा और मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा कि वैसे तो हम सभी जानते हैं कि निराला एक छायावादी कवि है, लेकिन छायावाद के साथ साथ वो प्रगतिवादी कवि भी है। और ये पूरी कविता है बादल राग, ये प्रगतिवाद को संबोधित कर रही है और क्रांति और मजदूरों के हित की बात कर रही है। यहाँ ये मैंने आपको पहले बता दिया कि 6 खंडों में प्रकाशित और उसका छठा खंड लिया गया है ना। और यहाँ पर थोड़ा सा हम समझेंगे कि लघु मानव या आम आदमी के दुख से त्रस्त कवियां पे बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहा है, क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, अर्थात किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण के रात के रूप में पुकार रही है। बादल को नवनिर्माण के कारण या उसको नवनिर्माण के लिए पुकार रही है। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। जो लोग वंचित हैं, जो सुख सुविधाओं से वंचित है, समाज के सुख सुविधाओं से वंचित है, सुखों से वंचित है, उनका हमेशा क्रांति प्रतिनिधित्व कर रही है। इस अर्थ में छोटे को देखा जा सकता है ना। अट्टालिका नहीं रे से वंचितों की पक्षधरता की अनुगूंज स्पष्ट है। ठीक है, ये पूरी कविता है हमारे सामने। समीर सागर में विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती, समीर सागर से यहाँ पर, और एक इकलौता बिंब इतना विराट और व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व उसमें उमड़ता गुमड़ता दिखाई देता है। इस तरह कविता लघु मानव की खुशहाली का राग बन गई, इसलिए बादल राग एक और जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है और दूसरी ओर भैरव संगीत का जो नवनिर्माण का कारण बनता है। ठीक है, तो इस कविता को हम अगले जो वीडियो है उसमें समझेंगे, इसकी व्याख्या को अगली वीडियो में समझेंगे। इस फिलहाल मैंने आपके सामने सारे प्रश्न उत्तर रखे हैं और विषय संबंधित नई नई वीडियो देखने के लिए आप लगातार चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।